एक माँ ने अपने ही बेटे को जहर देकर आखिर क्यों मारा। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर ये अजीब लग रहा होगा कि एक माँ अपने बेटे को जहर देकर आखिर क्यों मारेगी, परंतु दोस्तों ऐसा हो सकता है क्योंकि हर सिचुएशन की अलग अलग डिमांड होती है। तो दोस्तों इस कहानी को आप लोग पूरा सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि एक माँ अपने बेटे के लिए हत्यारन बन सकती है। जबकि दोस्तों दुनिया में देखा गया है कि माँ अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ सकती है, तो माँ अपने बेटे का जान भी ले सकती है। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत बड़ा राज्य था जिसमें एक राजा रहा करते थे। राजा के 4 लड़के थे और राजा के 2 रानियां थी। जी हाँ दोस्तों, यानी राजा के 2 रानी थी, जिससे कि राजा दोनों से काफ़ी अच्छी तरह से प्यार करता और दोनों के बीच राजा का संबंध काफ़ी अच्छा था। परंतु राजा ने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं अपने राजपाट को और बड़ा करूं, और कुछ काम के लिए वो एक बहुत बड़ा हवेली बनाने का निर्णय लेता है। जैसे ही हवेली में काम लगता है, राजा हवेली जैसे दिन में जो भी हवेली की निर्माण कार्य चलती है वो शाम को अपने आप गिर जाती। इस तरह से कहने का साफ मतलब है कि हवेली के लिए जो भी दीवार दिन में बनाए जाते, रात को अपने आप यानी गिर जाता था। यह सब देखकर राजा काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसका आखिर उपाय क्या है। तभी राजा बड़े बड़े ज्योतिष को बुलाते हैं और ज्योतिष आकर देखते हैं तो कहते हैं कि इस दीवार को रुकवाने के लिए आपको अपने बड़े बेटे की बलि देनी होगी। तभी राजा कहते हैं कि ठीक है, ये काम अगले दिन हो जाएगा। उसके बाद राजा अपने बड़े पुत्र को बुलाकर ये सब बात सुना देते हैं। जैसे ही उनका बड़ा लड़का अपनी मौत की खबर सुनता है, वो हाके की बाका रह जाता है, क्योंकि कहा गया है दोस्त, इंसान इस धरती पर कितना भी चालाक और खुश क्यों ना हो, जब उसे पता चलेगी कि उसकी मौत आने वाली है तब उसे पता चलेगा कि ज़िंदगी में असली दुख और सुख क्या होता है। वो जाकर अपना सारा कहानी मम्मी से बता देता है, यानी रानी सुन लेती है। तभी रानी कहती है कि इसका समाधान हमारे पास एक ही है, अगर तुम इस राज्य में रहते हो तो राजा तुम्हें कल यानी बलि दे देंगे, इसलिए मेरा कहना मानो, जाओ तुम अस्तबल में इस वक्त देखो कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा कौन सा है। राजकुमार जाता है और सबसे तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा लेकर आता है और रात्रि में उसकी मम्मी यानी कहे तो रानी और राजकुमार दोनों घोड़ा पर बैठकर निकल जाते हैं। दोस्तों वो काफ़ी दूर रात्रि में ही चले जाते हैं और एक राज्य में पहुंच जाते हैं। जिस राज्य में जाते हैं वहां पर बहुत बड़ा यानी कहे तो एक सम्राट जैसा यानी महल था, जिसमें कोई नहीं था और महल के बहुत सारे पार्ट पुर्जे जो थे बिखरे हुए थे और जड़े हुए थे। तभी रानी उसका निरीक्षण करती है और कहती है कि हम लोग को यहीं पर रहना चाहिए और अपना एक साम्राज्य बनाना चाहिए। दोस्तों रानी वहीं पर जाकर बैठकर आराम करने लगती है और राजकुमार जैसे ही आगे जाता है पानी के लिए, तभी वहाँ पर देखता है कि एक आवाज़ आ रही है और उस आवाज़ कह रही है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो जिंदा लौट कर नहीं जाता है। तभी वो राजकुमार पीछे घूमकर देखता है तो एक बनमानुष यानी कहे तो दानव जो कि राजकुमार को मारना चाहता था। तभी राजकुमार कहे तो उस बनमानुष से लड़ता है और अंत में उस बनमानुष को मारकर वहीं पर गिरा देता है। और बनमानुष के देह में अब इतना शक्ति नहीं थी कि उठकर राजकुमार से लड़ाई कर सके, और राजकुमार सीधे अपने मम्मी के पास आ जाता है और कहता है कि अब हम लोगों को यहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी यानी कहे तो एक बनमानुष रहता था उसको मैंने मार दिया है, अब यहाँ पर कोई चिंता की विषय नहीं है। दोस्तों रानी और राजकुमार अब वहीं पर रहने लगे और उन लोगों के सतत प्रयास से वहां पर आसपास में लोग गांव बनाकर रहने लगे, क्योंकि पहले लोग बनमानुष से डरा करते थे। धीरे धीरे कुछ वर्ष निकलते गए और वहां पर राजपाट हो गया और वो रानी थी जो कि उस राज्य की मालकिन बन गई और वो अपना राजपाट चलाने लगी। दोस्तों एक दिन की बात है जहाँ पर उसका महल बना हुआ था, वहीं पर देखती है कि वो बनमानुष से और बनमानुष को देखकर उसके रूप पर मोहित हो जाती है रानी
तभी वो बनमानुष कहता है कि तुम मुझे 5 केजी डेली घी पिलाती हो तो मैं मनुष्य रूप में आ जाऊंगा। और रानी छुपकर उसे 5 केजी घी डेली पिलाया करती थी। ऐसे ही साल व्यतीत हो जाता है और वो बनमानुष एक कहे तो सुंदर मनुष्य के रूप धारण कर लेता था और फिर बनमानुष बन जाता था। अब वो रानी से यानी मिलने लगा छुप छुप कर और रानी भी उसे यानी मिलने लगी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और दिल की बातें शेयर करने लगे। दोस्तों ऐसे ही समय निकलता गया और यह सब बात राजकुमार को पता नहीं था। राजकुमार अपने कामों में हमेशा व्यस्त रहता। रानी और बनमानुष एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। यानी कहे तो महल में बनमानुष आ जाता था दूसरे के रूप धारण कर और फिर वो कहे तो जब बाहर जाता था बनमानुष का रूप धारण कर लेता था। इस तरह से किसी को पता भी नहीं चलता था और उन दोनों का काम होता रहता था। ऐसे ही दोस्तों समय निकलता गया और एक दिन की बात है, वो बनमानुष कहता है कि हे रानी साहिबा, आपका लड़का हमारे बीच में आ रहा है। अगर आप अपने लड़के को रास्ते से हटा देती है तो हमारे लिए आराम हो जाएगा। तभी रानी एक ढंग करती है और अपने लड़के को पास बुला लेती है। कहती है कि मेरा आँख दर्द कर रहा है। तभी उसका लड़का कहता है कि हमें क्या करना होगा। तभी वो रानी कहती है कि शेरनी की दूध लेकर तू आएगा तो मेरा आँख का दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों यानी कहे तो वो लड़का अगले दिन जंगल निकल जाता है शेरनी का दूध लाने के लिए और जैसे ही जाता है गुफा तक तब देखता है कि वहाँ पर 2 शेरनी के बच्चे बैठे हुए थे। यह सब देखकर वो दंग रह जाता है और वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगता है। तभी देखता है कि वहाँ पर एक अजगर आता है और शेरनी के बच्चे को खाने ही वाला था। तब तक राजकुमार तलवार निकालता है और अजगर को मार देता है और मारकर वहीं पर सो जाता है। कुछ समय के बाद शेरनी आती है और देखती है कि यही मेरा दुश्मन है और मेरे बच्चे को मारने के लिए तलवार लेकर आया है। शेरनी जैसे ही उस पर अटैक करने वाली थी तभी उसके बच्चे सारा कहानी बता देते हैं और शेरनी उस मनुष्य को कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो राजकुमार कहता है कि आपका दूध चाहिए क्योंकि मेरी मम्मी के आंख में दर्द हो रहा है। तभी शेरनी कहती है कि तुमको कोई व्यक्ति फंसा रहा है क्योंकि हमारे दूध से यानी कहे तो आँख का दर्द ठीक नहीं होता है, परंतु तुम मेरा दूध लेते जाओ और मेरे एक बच्चे को लेकर जाओ क्योंकि तूने मेरे बच्चे का जान बचाई है, इसलिए ये तुम्हारा मदद ज़रूर करेंगे। वहाँ से दूध लेता है और एक शेरनी के बच्चे लेकर वो अपने घर आ जाता है और अपने माँ को दूध दे देता है। अब वो ढंग करती है, धीरे धीरे दूध लगाती है और कुछ दिनों के बाद कहती है कि मेरा दर्द ठीक हो गया। तभी वो बनमानुष फिर कहता है कि ऐसे तुम्हारे बच्चे का कुछ कोई नहीं बिगाड़ सका, यानी कोई ना कोई उपाय लगाना होगा जिससे कि ये मारा जा सके और हम लोगों का रास्ते के कांटा हटाया जा सके। फिर से एक दिन रानी ढंग करती है और कहती है कि मेरे सर में दर्द होने लगा। तभी राजकुमार आता है और कहता है कि अब क्या करना होगा। तभी रानी कहती है कि जाओ तुम साहिवाल पक्षी का पंख लेकर आओगे तो उसी से हवा हाँकूंगी तब मेरा सर में के दर्द ठीक होगा। उसके बाद अगले दिन साहिवाल पक्षी के पंख लाने के लिए वो जंगल निकल जाता है। साहिवाल पक्षी दोस्तों वो होती है जो कि हाथी को अपने पंज में दबाकर उड़ सकती है, इतने उसके पास शक्ति है। दोस्तों जाकर साहिवाल पक्षी के देखता है कि 2 बच्चे बैठे हुए हैं। तभी उनको यानी कहे तो एक शेर आता है उन पर अटैक करने के लिए। तभी राजकुमार तलवार निकालकर उस शेर को मार देता है और उसके पास भी एक शेर था, वो उसको लेकर वहीं पर वो सो जाता है। साहिवाल पक्षी जब आती है तो देखती है कि ये तो मेरे दुश्मन है, मेरे बच्चे को मारने के लिए शेर लेकर आए हैं। तभी उनके बच्चे सारा कहानी सुना देते हैं और राजकुमार जैसे ही उठता है साहिवाल पक्षी कहती है कि आपको क्या चाहिए। राजकुमार कहता है कि आप अपना पंख दे दीजिए जिससे कि मेरी माँ का हवा किया जा सके और उनका दर्द ठीक हो सके। तभी साहिवाल पक्षी कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है और आपको कोई फंसा रहा है क्योंकि मेरे पंख से हवा हाँकने से कोई दर्द ठीक नहीं होता है। साहिवाल पक्षी कहती है कि ठीक है, आप मेरे एक बच्चे को लेकर जाइए और मेरा पंख ले लीजिए। जब भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी मेरा बच्चा आपकी मदद ज़रूर करेगा। वो पंख लेकर राजकुमार अपनी माँ को दे देता है और उससे हाँकती है 2 से 3 दिन। उसके बाद वो फिर ढंग करती है और कहती है कि मैं ठीक हो गई। इस तरह से दोस्तों वो बनमानुष और रानी एक दूसरे से मिला करते थे छिप छिप कर। फिर वो बनमानुष कहता है कि आपका लड़का बहुत चतुर है, इसे कोई नहीं मार सकता है, हमें कोई और उपाय लगाना चाहिए। तभी कुछ दिनों के बाद रानी फिर एक नौटंकी करती है और कहती है कि मेरे सिर में दर्द
उपटने लगा। यदि तुम नागलोक जाओगे और वहाँ से पानी लेकर आओगे, वही पानी मैं सिर में लगाऊंगी तभी ठीक होगा। जब तुम्हारे पिता रहा करते थे तो वो हमारे लिए यही लेकर आते थे। दोस्तों वो राजकुमार नागलोक के लिए चल देता है और रास्ते में जैसे ही जा रहा था तभी उसे एक कहे तो जंगली व्यक्तियों से मुलाकात होती है, जो कि यानी कहे तो चींटी को कोर रहे थे और उनको मारकर खाने की प्लान बना रहे थे। तभी राजकुमार कहता है कि मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं, इसे लो, तुम लोग मार्केट से खाना खरीद लेना और इस चींटी को छोड़ देना। चींटी को छोड़कर वो लोग जंगली लोग चले जाते हैं। जंगली लोग जैसे ही वहां से चले जाते हैं उसके बाद कहे तो दोस्तों चींटियां निकलती है और उस राजकुमार का धन्यवाद देने लगती है और कहती है कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी बची हुई है। तभी वो राजकुमार कहता है कि ठीक है। तभी चींटियां कहती है कि आपको जब भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तब आप हमारा नाम ले लीजिएगा और हम लोग आपके पास आ जाएंगे। राजकुमार जैसे ही आगे बढ़ता है तभी एक राज्य में शर्त रखी हुई थी कि जो सवा मन यानी कहे तो तिल को रात भर में बिटोर देगा उसी के साथ राजकुमारी शादी करेगी। ये कार्य कोई भी राजकुमार नहीं कर सका था। तभी इस राजकुमार को यह बात पता चलती है। तभी ये सोचता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। तभी उसके पास अभी साहिवाल पक्षी कहता है कि आपकी मदद चींटियां कर सकती है, इसलिए आप चींटियां को बुला लीजिए। और राजकुमार जाता है राजा के पास और इस शर्त को चैलेंज करता है और सवा मन यानी कहे तो तिल बीनकर दिखा देता है। इस तरह से राजा के जो लड़की थी राजकुमारी उसके साथ कहे तो राजा का विवाह हो जाता है और अपना सारा समस्या कहकर वहाँ से कहे तो दोस्तों वो नागलोक के लिए निकल जाता है। वो नागलोक जैसे ही जा रहा था साहिवाल पक्षी के ऊपर बैठ जाता है और शेर को अपने यानी कहे तो ससुराल पर रख कर चला जाता है और एक बाल्टी ले लेता है। साहिवाल पक्षी का इतना वेग तेज था कि वो उसके पास आसपास कोई भी जीव जंतु नहीं आते हैं और नागलोक में जाकर जैसे ही प्रवेश करता है वहाँ पर नाग इतने थे कि उसके ऊपर झपट रहे थे, परंतु साहिवाल पक्षी का वेग इतना तेज था कि कोई नाग आसपास नहीं आ रहे थे। इस तरह से नागलोक में वो एक बाल्टी पानी भरकर वहाँ से लेकर चला आता है। दोस्तों वो जो पानी लेता है वो अमृत था। वो अपने घर लाता है और रानी को सबसे पहले दे देता है, सारा कहानी सुनाता है। रानी थी वो क्या कहती है कि उस अमृत को दूसरे बाल्टी में रख देती है और उसमें पानी भरकर दे देती है। इस तरह से कहे तो राजकुमार वो पानी लेकर और शेर के बच्चे और साहिवाल के बच्चे को लेकर वहाँ से चल देता है। सीधे अपने माँ के पास जाता है और अपने माँ को दे देता है। उसकी माँ यह लेकर लगाती है कपार में और कहती है कि मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। इस तरह से कहे तो दोस्तों वो नटंकी करती है। तभी बनमानुष कहता है कि तुम्हारा लड़का इस बार भी नहीं मारा गया, क्योंकि नागलोक से जो बचकर आ गया इसे कोई नहीं मार सकता है क्योंकि ये बहुत तेज़ है। तभी उसकी माँ कहती है कि अब मैं इसे ज़रूर कल मार दूंगी और उसकी माँ खाना बनाती है और खीर में जहर मिलाकर अपने लड़के को दे देती है। जैसे ही राजकुमार खाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों यह बात यानी कहे तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और कुछ मंत्री आते हैं और उस राजकुमार को रातों रात ले जाकर नदी में दहवा देते हैं। दोस्तों इस तरह से उस लाश को देखते हुए यानी कहे तो शेर का बच्चा किनारे पर दौड़ने लगता है और साहिवाल पक्षी उसके नदी के ऊपर से ही पीछा करने लगते हैं। जब वो यानी कहे तो लाश उसके ससुराली की तरफ से गुजर रहा था तभी उसकी रानी देखती है तो समझ जाती है कि ये तो मेरे पति के साथ साहिवाल पक्षी और शेर के बच्चे थे, आखिर ये कौन सा चीज़ है जिसका पीछे कर रहे हैं। रानी ने अपना हुक्म दिया और उस लाश को नदी से बाहर निकलवाती है और रानी के पास जो अमृत था उसे पिला देती है और राजकुमार को सारा कहानी बता देती है। राजकुमार वहाँ से सीधे चलता है और अपने माँ के कक्ष में जैसे ही जाता है तभी देखता है कि वो बनमानुष के साथ प्यार कर रही है। यह सब बात देखकर राजकुमार हके के बक्के रह जाता है और सोचता है कि आखिर मेरी माँ हमें क्यों मारना चाहती है। तभी दोस्तों यानी एक तलवार निकलता है और बनमानुष को सर से धड़ अलग कर देता है और अपनी माँ को भी मार देता है। तो दोस्तों इस तरह से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि एक माँ ने अपने पुत्र को क्यों मारा। दोस्तों आपको बता दें वो माँ अपने पुत्र को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि उसके ऊपर हवस का शिकार चढ़ा हुआ था। अगर वो गलत जाल में नहीं फंसी होती तो वो अपने पुत्र को नहीं मारती, क्योंकि एक माँ अपने पुत्र की जान बचाने के लिए अपने पति को छोड़ सकती है तो वो आखिर क्यों जान उसका लेना चाहती थी, यानी उसके ऊपर हवस का शिकार चढ़ा हुआ था, इसीलिए वो अपने पुत्र को मारना चाहती है। तो दोस्तों आपको बता दें इंसान के ऊपर जब ये तीन बातें
लागू हो जाए तब उनसे आपको दूरी बना लेना चाहिए। पहला बात, अगर इंसान के ऊपर हवस का शिकार हो जाए तो उससे आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो अपना और पराया नहीं समझेगा। दूसरी बात, इंसान जब घमंडी हो जाए तभी उससे दूरी बना लेना चाहिए। और तीसरी बात, मूर्ख इंसान से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।